In this question we are given that there is an AC circuit. इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक AC सर्किट है और उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। सोर्स इनका AC नेचर का है। इसका पोटेंशियल एम्पलीट्यूड दे दिया गया है 100 वोल्ट। दैट मीन्स जिसको हम लोग V0 लिखते हैं, अगर इसके सोर्स को लिखा जाए E0 sin ओमेगा t, तो V0 इज गिवन एज 100 वोल्ट। और फिर ये दिया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की जा सकती है। फिर आगे दिया है कि एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा की सर्टेन वैल्यू के लिए सोर्स पोटेंशियल एम्पलीट्यूड अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आर इक्वल। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा नॉट, इस पर तीनों की पोटेंशियल एम्पलीट्यूड सेम है। फिर कहा जाता है कि नाउ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड बाई x%। इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं बाई सर्टेन परसेंट से x%। वैसा करने के बाद दिया जाता है कि न्यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एम्पलीट्यूड क्रॉस रजिस्टर बिकम्स 100 डिवाइडेड बाई √2। यानी इस फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग x% बढ़ाते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एम्पलीट्यूड मिलता है 100 बाई √2 वोल्ट पोटेंशियल एम्पलीट्यूड। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके पूछा गया है फाइंड x, यहाँ कॉमा होना चाहिए। इसके अलावा फिर पूछा गया है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट आफ्टर चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी x तो ये कितने % बढ़ाने के बाद ऐसा हो रहा है कि यहाँ पोटेंशियल एम्पलीट्यूड 100 बाई √2 है। और फिर जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी उसके बाद हमें बताना है सर्किट का उस फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कुछ बेसिक रिजल्ट निकाल करने चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। जैसे इस AC सर्किट में जो रोल रेजिस्टेंस का होता है वैसे ही रिएक्टेंस का होता है कैपेसिटर के और इंडक्टर के, जिनका सिंबल XC और XL लेते हैं। XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू C, XL इक्वल टू ओमेगा L। XL प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है एंड XC प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और दूसरा रिजल्ट आना चाहिए हमें कि अगर रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर इनके पोटेंशियल एम्पलीट्यूड्स V1, V2 और V3 हैं किसी इंस्टेंट, किसी फ्रीक्वेंसी के लिए, तो जो सोर्स का एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 माइनस V3 का स्क्वायर। एक रिजल्ट। दूसरा ये, और इसलिए होता है कि V2 और V3 यानी XL और XC ये 180 डिग्री पे जुड़ते हैं। और 180 पे जुड़ने के बाद अब ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। एट दिस टाइम ऑफ रिवीजन वी शुड नो कि इन सीरीज XL एंड XC के जो पोटेंशियल है आपस में 180 पे जुड़ते हैं, यानी एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होंगे। जो सब्सट्रैक्ट होने के बाद ये इससे 90 डिग्री जुड़ जाते हैं पोटेंशियल क्रॉस रेजिस्टेंस से, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होता है इससे 90 लैग करता है, 90 लीड करता है, इससे 90 लैग करता है। तो आपस में ये 180 पे डिफर करते हैं। तो इनको वेक्टर की तरह से अगर दिखाया जाए इट कैन बी सम लाइक दिस, कि किसी इंस्टेंट पर किसी फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसे V2, V3 एंड V1 से V1 है, ये V2 है और V3। तो ये रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए। खैर इस डायग्राम की ज़्यादा जरूरत नहीं है फिगर कि अगर ये रिजल्ट हमें इसका आइडिया है दैट इज इनफ। और इंडिविजुअली जो V1, V2 हैं दे शुड बी प्रोपोर्शनल टू R, V2 प्रोपोर्शनल टू XC, V3 प्रोपोर्शनल टू XL। जो इनके एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो अपने अपने रिएक्टेंसेस के प्रोपोर्शनल। जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो
तो उससे उस फ्रिक्वेंसी को हम लोग कोई सिंबल ले लें, उसे ओमेगा नॉट मान लें। तो ओमेगा नॉट पर तीनों के एम्पलीट्यूड सेम है, यानी ओमेगा नॉट पर जो एक्ससी की वैल्यू है वही एक्सएल की वैल्यू है। तो वी कैन से, और वही फिर आर की वैल्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/ओमेगा नॉट सी इक्वल टू आर एंड 1/नहीं, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू ऑल्सो आर। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है कि सर्टेन फ्रिक्वेंसी से ओमेगा नॉट पर तीनों के एम्पलीट्यूड सेम, उससे ये कंक्लूड हो जाएगा। फिर नई फ्रिक्वेंसी को मान लें, नई फ्रिक्वेंसी जो ओमेगा है वो सर्टेन फैक्टर के टाइम्स ओमेगा नॉट है। तो उस फ्रिक्वेंसी पर इनकी रिएक्टेंसेस को लिखा जा सकता है। नई रिएक्टेंसेस से एक्सी को क्या लिखेंगे, 1/k टाइम्स ओमेगा नॉट सी। 1/ओमेगा नॉट सी है आर यहाँ से, तो वी कैन राइट हियर एक्सी एज R/K। इसी तरह से एक्सएल को लिख सकते हैं K टाइम्स आर, क्योंकि एक्सएल लिखेंगे K टाइम्स ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट एल इज आर। तो इनकी नई रिएक्टेंसेस हमें मिल गई है। और जो नए पोटेंशियल एम्पलीट्यूड होंगे इनके, वो एक्सएल जो होगा उसके प्रोपोर्शनल से नई पोटेंशियल एम्पलीट्यूड यहाँ देखें तो ये इसको V3 डैश कह दें, इसको V2 डैश, ये V1 डैश। तो जो नए रेजिस्टेंसेज हैं, रिएक्टेंसेज हैं, वो कुछ ऐसे लिखे आ सकते हैं। आर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं है। इसकी रिएक्टेंस हो गई आर बाई की, इसका हो गया K टाइम्स आर। उनके नए पोटेंशियल एम्पलीट्यूड कह दिए जाए V1 डैश, V2 डैश, V3 डैश। तो वी कैन नाउ राइट, ये तो V0 ही था एम्पलीट्यूड, तो V0 स्क्वायर जो कि 100 था, बाद में उसको लिख देंगे इज V1 डैश स्क्वायर प्लस V2 डैश माइनस V3 डैश स्क्वायर। ये 100 है, ये दे दिया गया है 100/√2, तो 100/√2 स्क्वायर प्लस V2 डैश माइनस V3 डैश स्क्वायर। तो यहाँ से काफ़ी इजीली हम समझ सकते हैं कि V2 डैश माइनस V3 डैश का स्क्वायर आ गया एग्जैक्टली 100/√2 का स्क्वायर। तो यानी इसको स्क्वायर रूट को हटाएं, हम मॉड ले लें, तो ये 100/√2 हो जाएगा। और चूँकि ये वैल्यूज़ अपने अपने रिएक्टेंसेस के प्रोपोर्शनल हैं, तो वी कैन से कि R/K माइनस R इसका जो मॉडुलस है, और ये इस R के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ये जो ये रेजिस्टेंस है वो अपने एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, तो 100/√2 राइट। तो 100/√2 की जगह हम लोग R रिप्लेस कर दें, ये इक्वल टू फिर R हो जाएगा। 100/√2 दिया था, इसका ये वैल्यू 100/√2 दी गई थी इसकी। तो ये एक इक्वेशन आ गई, सॉरी K टाइम्स R। ये XL था, दैट वाज K टाइम्स R। इक्वेशन बन जाएगी 1/K माइनस K इक्वल टू 1। और चूँकि K हमने इसका मॉडुलस K हमने एक से बड़ा माना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, तो इस मॉडुलस को हमें ओपन करें तो ऐसे लिखना चाहिए वो, जिससे कि पॉजिटिव आए। तो K माइनस 1/K शुड बी इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आती है 1.625। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारी इस फैक्टर से बढ़ गई है। तो मैंने X% कहा है, X% बढ़ाएगी, X में बताना है। तो K से ये K की वैल्यू ये हो गई, यानी अगर कोई वैल्यू 1 थी तो हो गई 1.625। दैट मीन्स कितना परसेंटेज चेंज आया, 100 था तो 162 कोई चीज़ 100 थी तो वो हो गई 162.5। इसको ऐसे समझ सकते हैं, दैट मीन्स इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 62.5%। तो आंसर में X तो हो गया 62.5। फिर अगला पार्ट था इसमें पावर फैक्टर। तो ब्रीफली मैं इस रिजल्ट को फिर से बता देता हूँ कि जो नए इंफॉर्मेशन है, इनकी रिएक्टेंसेस अगर इसकी R/K हो गई, जिसकी KR हो गई, तो जो इनके पोटेंशियल एम्पलीट्यूड हैं उनका जब रिजल्टेंट लिखेंगे तो इस इक्वेशन से V2 माइनस V3 का मॉडुलस आ जाएगा 100/√2।
और 100/√2 ही इसका एम्पलीट्यूड है। ये आर के प्रोपोर्शनल होना है। ये V2 और V3 डैश आर बाई के और के आर के प्रोपोर्शन होने हैं, तो इसको हम आर बाई के और के आर से रिप्लेस कर दें। और ये 100/√2 जो था इसका, ये भी आर से रिप्लेस कर देंगे। और फिर ये ध्यान रखते हुए कि हमारा x से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। जब मॉडुलस को ओपन करें तो k-1/k लिख दिया जाए इक्वल टू 1। तो यहाँ सॉल्व करके क्वाड्रेटिक आएगी कि एग्जैक्टली आता है √5 + 1/2। तो 62.5% फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई होगी। पावर फैक्टर एसी सर्किट में पावर फैक्टर हमें याद रहना चाहिए। सीरीज के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। पावर फैक्टर की मीनिंग होती है इट इज द कोसाइन ऑफ पावर फैक्टर इज कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। जो सोर्स से करंट जाए उसका सोर्स का पोटेंशियल में फेज डिफरेंस अगर फाई है तो cos फाई इज पावर फैक्टर। RLC सीरीज सर्किट के लिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है R/Z। तो इस केस में Z कितना आएगा? Z आ जाएगा, Z आता है RLC सीरीज के लिए R² + XL - XC का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अभी हम लोगों ने देखा था कि XL और XC का डिफरेंस वही आ गया था जो R की वैल्यू थी। R की बराबर इक्वेशन ही बनी थी कि R - 1/R/K इसका मॉडुलस बराबर R। तो एक XL था, एक XC था। तो यहाँ हम सिंपली R रख सकते हैं। तो इट विल बी Z आ जाएगा R√2। तो cos फाई हो गया R/Z यानी 1/√2। पावर फैक्टर हो जाएगा 1/√2। तो x की वैल्यू आ गई 62.5 और पावर फैक्टर बाद में हो गया 1/√2।